अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 केमिस्ट्री 9th के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। लास्ट टाइम बेटे हम जो डिस्कस कर चुके थे उससे नेक्स्ट कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं। आज हम 4-5 बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे और इनका आगे जो है हम यूज़ भी स्टडी करेंगे। आपका मैं एक टर्म है स्टूडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप जानते हैं कि कोई ड्राइवर है वो अगर उबर ड्राइव कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है ताकि वो दूसरों को फैसिलिटेट कर सके। फ़ायदा दोनों का है, लेकिन वो बेसिकली दूसरों के लिए काम कर रहा है। कोई पायलट है स्टूडेंट्स, तो वो काम कर रहा है एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर लोगों को लेके जाता है। दोनों का फ़ायदा मेनली लोगों का है जिनको काम था एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर जाना जा रहा था। और एज अ टीचर मैं अगर टीच करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यकीनन हम दोनों का फ़ायदा है। मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीख रहे हैं, बेसिक आपका फ़ायदा है। तो बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे ये बात अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्टूडेंट्स, इसने ऑक्सीडाइज कराना है, दैट ऑक्सीडाइजेज अदर। जैसे स्टूडेंट्स टीचर का काम दूसरों को टीच करना है, पायलट का काम दूसरों के लिए एरोप्लेन को इधर उधर लेके जाना है, ठीक है। ड्राइवर उबर ड्राइवर का काम दूसरों के लिए गाड़ी को इधर उधर लेके जाना है। बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ऑक्सीडाइज करना है दूसरों को बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेके, जैसे खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा स्टूडेंट्स, तो जो गेन करेगा उसकी रिडक्शन होगी दूसरे की ऑक्सीडेशन, और ये काम करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और ये हम लिख देते हैं कि क्या होते हैं, रिड्यूस इटसेल्फ। तो रिड्यूसिंग एजेंट, अब इनके नाम से स्टूडेंट्स पता चल रही है दूसरों को रिड्यूस करेंगे, तो हम क्या बताएंगे इनके बारे में, दैट रिड्यूसेस अदर्स। अब दूसरों को इन्होंने रिड्यूस किया तो क्या करेंगे, बाय गिविंग देम इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स गौर करें, दूसरों को इन्होंने रिड्यूस कराया तो खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद ऑक्सीडाइज होंगे। जैसे मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूँ स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा मशहूर रिएक्शन है, ये हम चैप्टर 4 में भी पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन है और हमारा प्रोडक्ट बना करता है सोडियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर कीजिएगा, फ्री स्टेट में दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, हमने पीछे रूल्स में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ इसमें स्टूडेंट्स +1 है और यहाँ इसमें -1। अगर आप गौर करें बेटे तो जो क्लोरीन है उसकी रिडक्शन हुई है और जो सोडियम है स्टूडेंट्स उसकी हुई है ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट्स जरा खुद से सोचें, अगर सोडियम की अपनी ऑक्सीडेशन हुई है तो इसने दूसरे की क्या कराई है, रिडक्शन। तो भी हमने पढ़ा है जो दूसरों को रिड्यूस कराते हैं तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ क्लोरीन की खुद की हुई है रिडक्शन, अगर क्लोरीन की रिडक्शन हुई है, क्लोराइड बन गया, तो इसने दूसरे की क्या कराई होगी, ऑक्सीडेशन। और अभी हमने पढ़ा इस तरह के एजेंट्स क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो मैं अगर आसान से लफ्ज़ों में स्टूडेंट्स आपको कहना चाहूँ कि ऑल नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, जबकि जो सारे के सारे ऑल मेटल्स की अगर हम बात करेंगे तो मेटल्स चूँकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं दूसरों को, तो ये खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरों की रिडक्शन कराते हैं, तो सारे मेटल्स क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स दो और बेसिक टर्म्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें से एक टर्म है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स हम किसी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो क्या करें, आयोनाइज हो इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो कंडीशन बता रहे हैं कि एक तो ये कि उसका आयोनाइज होना जरूरी है और दूसरा साथ बता रहा है कि उसका किस में आयोनाइज होना जरूरी है, एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होना जरूरी है। जब बेटे वो आयोनाइज होगा तो यकीनन बाद में क्या करेगा, एड
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स इस तरह के सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और या होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा बेटे, तो इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या कहा? ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका एक्वा सॉल्यूशन में यानी कि वाटर में आयोनाइज होना ज़रूरी है। अगर वो कोई कंडक्ट करता है लेकिन वाटर में आयोनाइज नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि वो कंडक्टर तो है लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं। इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टूडेंट्स इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल्स की बेटे अगर हम बात करें तो इसमें ऑल ऑफ द सॉल्ट्स, ऑल एसिड्स एज वेल एज ऑल बेसिस के बारे में हम बात करें। 10th क्लास में स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर आपका है 10th में चैप्टर नंबर 10, वहाँ पे इनके बारे में बड़ी डिटेल से बात हुई है। वो इंशाल्लाह जब 10th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे। अभी हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बेटे ज़रा सोचें, जो स्ट्रॉन्ग का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं मजबूत, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, उसके पास बेटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनके पास एबिलिटी ज़्यादा होती है। तो क्या कहते हैं उनको? ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जी, इलेक्ट्रोलाइट्स दैट आयोनाइजेस कंप्लीटली and produce more ions। तो सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो इस तरह से आयोनाइज होते हैं, हमने ये क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि उनका कंप्लीटली आयोनाइज होना ज़रूरी। यानी कि लेट्स सपोज कि अगर हमने किसी के 100 मॉलिक्यूल्स को वाटर में आयोनाइज करने की कोशिश की, वो 100 के 100 ही आयोनाइज हो गए। हमने 500 को आयोनाइज करने की कोशिश की, 5 के 500 ही आयोनाइज हो गए। हमने 1000 को आयोनाइज करने की कोशिश की तो 1000 के 1000 ही आयोनाइज हो गए। इट मीन्स कि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हम इसकी एग्जांपल में लिख लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, HCl है, NaCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो ये सारे के सारे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जबकि बेटे अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है वीक का मतलब क्या होता है? जिसके पास एबिलिटी कम हो। जैसे एक बंदा बीमार हो तो वो काम करने की एबिलिटी कम रखता है, वो काम नहीं कर सकता है। तो अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट तो है, इसने आयोनाइज तो होना है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होगा, ये ज़्यादा आयंस नहीं बनाएगा, कम आयन होगा। हम देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स that ionize to a small extent। स्मॉल एक्सटेंट का मतलब होता है बेटे कम हद तक, यानी कि बहुत कम आयोनाइज हुए। जब ये स्मॉल आयोनाइज हुए एंड प्रोड्यूस लेस आयंस, आयोनाइज हो गए हैं तो इस वजह से कंडक्ट भी करेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट तो हो गया, लेकिन चूंकि कम आयोनाइज हुए हैं तो हमने इसकी क्लास सेट कर दी कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे बेटे प्लीज गौर कीजिएगा, मैं इसकी एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूँ जी। इसकी एग्जांपल्स में मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है। इसी तरह से एसिटिक एसिड CH3COOH, उसने आपकी बुक में इसका रिएक्शन लिखा है वाटर के साथ, हम भी लिखते हैं। एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है OH प्रोवाइड किया करते हैं डोनेट पे, ये आपने 10th में चैप्टर 10 में पढ़ना है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इसका बाकी मॉलिक्यूल बनेगा CH3COO-, एसीटेट आयन कहते हैं जिसे, और साथ बन जाएगा CH3O+। तो स्टूडेंट्स यूँ समझ लें, एसिटिक एसिड के बारे में कहा जाता है कि लेट्स सपोज कि हम इसके 1000 मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करने के लिए हमने रखा एक्वा सॉल्यूशन में, तो हार्डली कोई 13 to 17 मॉलिक्यूल्स, हार्डली 13 to 15 17 मॉलिक्यूल्स ही आयोनाइज होते हैं। चूँकि ये आयोनाइज हो तो गए, बहुत कम हो गए लेकिन आयोनाइज हो गए,
इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और फिर हम कहते हैं ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह से बेटे हमने कहा कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो आयोनाइज होते हैं, तो इनके कंट्रारी टू दैट बेटे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं होंगे, तो उनको स्टूडेंट्स हम नाम देंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसको भी हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दीज आर द सब्सटेंसेस that do not ionize in their aqueous solutions। ये अपने aqueous solutions में आयोनाइज नहीं होंगे। यहाँ से बेटे एक बात ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब ये है कि ये वाटर में डिजॉल्व तो हो जाते हैं, सोल्यूशन तो बन जाता है, लेकिन आयोनाइज नहीं। तो बेटे जब ये आयोनाइज नहीं होंगे तो यकीनन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। जब ये आयोनाइज भी नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली फिर हमारे पास क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो हम कह रहे हैं कि एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को स्टूडेंट्स हम नाम दिया करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का। जैसे आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें शुगर सोल्यूशन, वाटर में डिजॉल्व तो हो गई, सोल्यूशन तो बन गया, लेकिन आयोनाइज नहीं हुई, इस वजह से ये कंडक्टर नहीं है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बल्कि क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह से अगर हम बात करें बेंजीन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी जब वो एक्वस सोल्यूशन नहीं बनाता है या कंडक्ट भी नहीं करता है, इस वजह से हम इसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जी अल्लाह हाफ़िज़।